Sir, good evening. Sir, what is the size of uterus, sir? मराठा आमच्याकडे तर काय एवढंच लोकांनी तपासलं ना, कुठे सापडत नाही अजून. आमच्या अख्खी गावं ती 42 खेडीची होती. अरे आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज. आप लोग माइक म्यूट करके रखिए ते सभी लोग. पंजाबराव देशमुखांचा पहिला फंडा होता की तुम्ही घ्या सवलती. दीपक वरवाड़ी माइक म्यूट करिए प्लीज. नहीं तो भी कमेंट से डिस्कनेक्ट कर दिए जाओगे. प्लीज आप लोग माइक म्यूट करें सभी. Uterus का size. No, sir. No, sir. At the end of class, you just told that you about to take a picture, but somebody opened the video and it closed, sir, blanked. चलिए मेंसेस का एक नाम और है रिप्रोडक्टिव साइकिल. एक्चुअली जो मेंसेस आते हैं फीमेल में. हेलो सर, साफ दिखाई नहीं दे रहा है. जो आप राइटिंग कर रहे हैं बोर्ड पे वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है. इसमें हम कुछ नहीं कर सकते. अगर आप लोगों को साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो हम इसमें थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं. आप अपना नेटवर्क चेक करिए, ठीक है? नहीं सर, क्लियर दिख रहा है सर. जूम से ज्वाइन करें, जूम से ज्वाइन करेंगे तो दिखेगा. हेलो सर, यूट्रस का वेट कितना है सर? 5 सेंटीमीटर बताया तो भाई कितनी बार पूछोगे. 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर. सर हम वेट पूछ रहे हैं सर. वजन वेट 30 से 60 ग्राम के समथिंग होता है. तीस से 60 ग्राम ये वजन है. चलिए Sir, what is the प्लीज सभी लोग म्यूट रखिए, ठीक है ना? अपन अपना टॉपिक करें, नहीं तो फिर आज फिर रह जाएगा. सभी लोग प्लीज म्यूट रखें. So what about vagina size, sir? वेजाइना साइज मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं आप? समझे नहीं हम. लेंथ 10 सेंटीमीटर. वेजाइना से सर्विक्स तक की जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर. Okay, sir. Thank you. 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना? मतलब आउटर ओरिफिस से लेके सर्विक्स तक की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर. चलिए बात करें मेंसेस की. मेंसेस में हमने 4 स्टेजेस की बात कर रहे थे. कौन कौन सी स्टेज होती है? 4. उसको फिर से देख लेते हैं जल्दी से. पहली स्टेज थी हमारी फॉलिक्यूलर स्टेज. पहली स्टेज का नाम है फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं, या फिर इसको हम स्टेज भी बोल सकते हैं. फॉलिक्यूलर फेज या फिर फॉलिक्यूलर स्टेज. सेकंड जो स्टेज है वो थी हमारी ओव्यूल्यूशन. ओव्यूल्यूशन स्टेज, ओव्यूल्यूशन स्टेज या फेज. नंबर 3 थी हमारी ल्यूटियल स्टेज, ल्यूटियल स्टेज. और नंबर 4 की जो लास्ट स्टेज थी वो थी सर कौन सा टॉपिक चल रहा है? पेज नंबर क्या है सर? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. लास्ट स्टेज है हमारी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. तो ये 4 स्टेजेस हमने बताई थी. फॉलिकुलर स्टेज, ओव्यूल्यूशन स्टेज, ल्यूटियल स्टेज एंड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. ठीक है ना? ये 4 स्टेजेस की अपन ने बात करी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल में. अब जल्दी से हम लोग फिर से देखते हैं स्टार्टिंग से. एक एक स्टेज के बारे में हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं. जल्दी से यहाँ पे एक यूट्रस हम पहले बना दें ताकि आप लोग उसकी को अच्छे से समझ सकें. ये है यूट्रस. ये है ओवरी. यहाँ पर एक दूसरी ओवरी. ये वेजाइना. ठीक, सभी लोगों को दिख रहा होगा. अब देखिए क्या होता है. हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फॉलिकुलर स्टेज की. फॉलिकुलर स्टेज में क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में बताया था. ओवरी के अंदर कई सारे क्या होते हैं, फॉलिकल्स पाए जाते हैं.
ओवरी के अंदर कई सारे फॉलिकल्स, इन फॉलिकल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है ना, याद आ रहा होगा लास्ट क्लास में हमने बताया था, इन फॉलिकल्स को कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। इन ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर ही एग होता है। फीमेल का जो एग होता है, जिसे हम प्राइमरी oocytes बोल रहे हैं, वो किसके अंदर मिलेगा? हमें इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर मिलेगा। तो ये जो रेड कलर का हमने बनाया है, इसको आप एग समझ लो, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? oocytes, है ना। कौन सा oocytes है? प्राइमरी oocytes बोल लो, या फिर इसको एग बोल लो। तो ये एग किसके अंदर पड़ा हुआ है? ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर पड़ा हुआ है। और हमने बताया था लगभग कितने ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं एडल्ट तक। जब फीमेल एडल्ट तक आ जाती है तो लगभग 50,000 के समथिंग ग्राफियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं। कितने? 50,000, मतलब 25,000 ईच साइड, 25,000 ईच साइड, 25,000 ईच साइड, मतलब 25,000 यहाँ मिलेंगे, 25,000 कहाँ मिलेंगे? जो दूसरी ओवरी है वहां मिलेंगे। क्या? ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं किसके अंदर? ओवरी के अंदर। और इस ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? एग होता है, जिसे हम प्राइमरी oocytes बोल रहे हैं। अब देखिए, पहली स्टेज का नाम है फॉलिकुलर स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा? फॉलिकुलर स्टेज में क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है, उस हार्मोन का नाम है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहां पर एक्ट करेगा? फॉलिकल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल्स के पास जाएगा। तो एक्चुअली ये ग्राफियन फॉलिकल्स करता क्या, ये सॉरी एफएसएच करता क्या है? ये तो 25,000 हमारे पास ग्राफियन फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, 25,000 जहां पर और 25,000 यहाँ। इन 25,000 ग्राफियन फॉलिकल्स में से किसी एक ग्राफियन फॉलिकल्स को सिलेक्ट करने का काम करता है एफएसएच। मतलब ये सिलेक्शन का काम कर रहा है आगे की प्रोसेस के। एक ग्राफियन फॉलिकल्स जब सिलेक्ट हो जाएगा तब हम आगे का इवेंट करवा सकें। मींस ये आगे का जो इवेंट होने वाला है, उस इवेंट को होने के लिए क्या चाहिए? एक ग्राफियन फॉलिकल्स में से एक चाहिए। तो अब इतने सारे पड़े हुए हैं, तो कौन सा एक जो है वो आगे बढ़े, कौन सा एक आगे इवेंट में क्या करे? प्रोसेस करे। तो इस प्रोसेस को सिलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? एफएसएच, है ना। इसलिए इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब इन इतने सारे ग्राफियन फॉलिकल्स में से किसी एक ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या करता है? ये सिलेक्ट करता है। मान लो इस एफएसएच ने ये ऊपर वाला हमें जो दिख रहा है, इस ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा? जब ये इसको सिलेक्ट कर लेगा, है ना, एक ग्राफियन फॉलिकल्स को इसने क्या करा? सिलेक्ट कर लिया। किसको? ये जो हमें दिख रहा है ऊपर, है ना, एक एग्जांपल हम दे रहा है। इस ग्राफियन फॉलिकल्स को इसने सिलेक्ट कर लिया। अब क्या होता है? अब ओवरी एक हार्मोन निकालेगी। ये क्या है? हमारी ओवरी। ओवरी क्या करेगी? एक हार्मोन निकालेगी। कौन सा हार्मोन निकालेगी? ईस्ट्रोजन। अब ओवरी ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करती, ठीक है ना। ये ओवरी से सिक्रीट होगा कौन सा हार्मोन? ईस्ट्रोजन। और ये ईस्ट्रोजन कब सिक्रीट होगा? जब ग्राफियन फॉलिकल सिलेक्ट हो जाएगा। और इस ग्राफियन फॉलिकल को सिलेक्ट करने का काम किसने किया? एफएसएच ने किया, ठीक है ना। तो पहला हार्मोन हमारा कौन सा निकला था? एफएसएच निकला था। दूसरा हार्मोन कौन सा निकला है? ईस्ट्रोजन निकला है, जो कि किसने निकाला है? ओवरी ने निकाला। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है ना, ग्राफियन फॉलिकल सिलेक्ट हो गया, एफएसएच का फंक्शन हमें समझ में आ गया। एफएसएच का सिर्फ इतना ही काम है कि एक ग्राफियन फॉलिकल्स को सिलेक्ट करना, ठीक है ना। अब ओवरी ने ईस्ट्रोजन निकाला। अब ये ईस्ट्रोजन क्या करता है? ये ईस्ट्रोजन दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा ईस्ट्रोजन? ये जाएगा कहां पर? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा कि एफएसएच का सिक्रीशन अब बंद कर दिया जाए, ठीक है ना। क्या कहेगा? एफएसएच का सिक्रीशन बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? क्योंकि एफएसएच का काम खत्म हो गया। एफएसएच का काम हमने क्या बताया था कि सिर्फ ग्राफियन फॉलिकल्स को सिलेक्ट करने का काम होता है। उसने सिलेक्ट कर लिया, उसका काम खत्म। अब उसका काम खत्म तो ईस्ट्रोजन जो है, ओवरी ईस्ट्रोजन जो है रिलीज करेगी। ईस्ट्रोजन जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और उससे जाके कहेगा कि एफएसएच को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। पहला काम तो ये हो गया इसका, ईस्ट्रोजन का। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ईस्ट्रोजन क्या करेगा? ये ईस्ट्रोजन जो है ये कहाँ जाएगा?
ईस्ट्रोजन जाएगा यूट्रस की वॉल के पास, ठीक है ना, यूट्रस की वॉल के पास जाएगा ईस्ट्रोजन, और यूट्रस की वॉल के पास जाकर ये जो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली जो लेयर हमने पढ़ी थी, उस एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। ये ब्लड सप्लाई क्यों बढ़ जाएगी, ये ब्लड सप्लाई इसलिए बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस, ये पूरा जो इवेंट हो रहा है, ये इवेंट हो क्यों रहा है, ये इवेंट हो रहा है जाइगोट बनाने के लिए, है ना। तो जाइगोट बनाने के लिए इवेंट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ा दी उसने, किसने, ईस्ट्रोजन ने, बिकॉज ऑफ फॉलिकल सिलेक्ट हो गया है, ठीक है, फॉलिकल सिलेक्ट हो गया है। अगर स्पर्म आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना, किसकी, एंडोमेट्रियम की, है ना, ठीक, सबसे अंदर वाली जो लेयर है। तो इतना काम, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। इस फेज को हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिक्यूलर फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज में अब देखिए क्या क्या हुआ, फिर से सुन लीजिए। फॉलिक्यूलर फेज में क्या हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी ने एफएसएच निकाला, ये एफएसएच ने क्या करा, ओवरी में जाके एक ग्राफियन फॉलिकल को सिलेक्ट किया। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल सिलेक्ट हो गया, ओवरी ने क्या निकाला, ईस्ट्रोजन निकाला। ये ईस्ट्रोजन जाके क्या करेगा, एफएसएच के सिक्रीशंस को कम करवा देगा या बंद करवा देगा। क्यों बंद करवा दिया, बिकॉज ऑफ इसका काम खत्म हो गया है। इसका काम सिर्फ इतना ही था कि ग्राफियन फॉलिकल्स को सिलेक्ट करना था। दूसरा इसने क्या फंक्शन करा, दूसरा फंक्शन करा कि ये एंडोमेट्रियम के पास गया और एंडोमेट्रियम के पास जाके वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ा दी, है ना, ताकि अब जो जाइगोट बनने वाला है वो जाइगोट प्रॉपरली सर्वाइव कर सके। ये काम करा ईस्ट्रोजन, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज, ओव्यूलेशन स्टेज। ये पूरी की पूरी स्टेज कौन सी थी, फॉलिक्यूलर स्टेज। अब बात करेंगे ओव्यूलेशन स्टेज। ओव्यूलेशन स्टेज में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन का मतलब होता है ग्राफियन फॉलिकल से एग का बाहर आना। अभी ग्राफियन फॉलिकल सिर्फ सिलेक्ट हुआ है, अभी बाहर नहीं आया है। तो इसको बाहर लाने का काम कौन करेगा, इसको बाहर लाने का काम भी एक हार्मोन करता है, उस हार्मोन का नाम है एलएच, ठीक है ना, एलएच। और ये एलएच कहाँ से सिक्रीट होता है, ये एलएच भी सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी। छोटी नहीं लगेगी कल, बड़ी तो लगेगी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एलएच को सिक्रीट करेगी, ठीक है। एलएच क्या होगा, यहाँ से सिक्रीट होगा, और एलएच सिक्रीट करा। एलएच का पूरा नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो ये ल्यूटिनाइज जो है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब क्या होगा, ये एलएच कहाँ जाएगा, हम जानते हैं एलएच वहां जाएगा जो कि एफएसएच ने सिलेक्ट किया। हाँ से शुरू हो जाए। आप लोग प्लीज म्यूट करें। रेवा राम जी आपका म्यूट है, रेवा राम जी काक में लगाया जो निकाल दो। जी सर। म्यूट किए, काक में लगाया जो जी सर। निकाल दो। ठीक है ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या करा, एलएच को सिक्रीट करा। ये एलएच अब कहाँ जाएगा, एलएच जाएगा उसी फॉलिकल के पास जिस फॉलिकल्स को एफएसएच ने क्या किया था, सिलेक्ट किया था। तो एफएसएच ने जिस फॉलिकल को सिलेक्ट किया, ये एलएच उसी के पास जाएगा। क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ एलएच का काम क्या है, उस ग्राफियन फॉलिकल से एग को बाहर निकालना। तो ये जाएगा उस फॉलिकल्स के पास और यहाँ जाके क्या करेगा, एग को बाहर निकाल देगा। हम यहाँ बना देते हैं, मान लो, ठीक है ना, मान लो ये वाली ओवरी में हम बना देते हैं, ज्यादा होच पोच हो रहा है वहां पे। मान लो ये वाला ग्राफियन फॉलिकल सिलेक्ट हुआ था, तो ये एलएच आएगा इस ग्राफियन फॉलिकल्स के पास और इसके अंदर जो एग पड़ा हुआ है, इसके अंदर जो एग पड़ा है, उस एग को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या होगा, एग बाहर आ गया, अंदर बैठ रहा हूँ, ठीक है ना, ओवरी से ही बाहर कर दिया। तो ये एग क्या हुआ, बाहर आ गया। जब एग बाहर आएगा तब क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा। किसका शेप चेंज हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल्स का, है ना। आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, उसके अंदर एक एग पड़ा है। जब ये एग बाहर निकलेगा, एग जब बाहर निकलेगा तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस ग्राफियन फॉलिकल का शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जब एग इसमें से बाहर आ जाता है और ग्राफियन फॉलिकल्स का शेप चेंज हो जाता है, अब हम इसे ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं बोलते हैं, अब हम इसे क्या बोलेंगे, अब हम इसे बोलेंगे कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम,
अब ये कार्पस ल्यूटियम क्यों बोल रहा है? बिकॉज ऑफ कार्पस ल्यूटियम एक ग्लैंड की तरह काम करने लगता है ना। पहले इसने एग को स्टोर करके रखा था, अपने अंदर एग रखा था, एग तो बाहर आ गया, अब बाहर की जो लेयर है वो क्या होगी? पिचक जाएगी। एक प्रकार से हम इसको यदि हिंदी में बताएं तो क्या हुआ, ये जो बाहर की लेयर जो है वो पिचक गई, है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से एग निकल गया, और जैसे ये पिचकेगी, जैसे ये श्रिंक होगी, इसका शेप चेंज जैसे ही होगा, अब हम इसको कार्पस ल्यूटियम बोलने लग जाएंगे। पहले ग्राफियन फॉलिकल्स बोल रहे थे, और कार्पस ल्यूटियम भी क्या करती है? एक हार्मोन्स निकालती है। कौन सा हार्मोन्स निकालती है वो अभी अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन स्टेज। जब ओव्यूलेशन मतलब एक बाहर आ गया, है ना, एक जब बाहर आ जाता है तब ये कौन सी स्टेज हो जाती है? हमारी ओव्यूलेशन स्टेज, ठीक है ना। तो इस स्टेज को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन स्टेज, या ओव्यूलेशन हमारा हो गया है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बाहर आ गया, है ना, एक बाहर आ जाएगा, और कहाँ आ जाएगा? एम्पुला के अंदर आ जाएगा। ये फिम्बरी से क्या हो जाएगा? फिम्बरी इसको कैच करेगी, और कहाँ आ जाएगा? ये एम्पुला के अंदर। अब एम्पुला के अंदर ये क्या करेगा? ये वेट करेगा स्पर्म का। फ्यूजन कहाँ होता है? एम्पुला के अंदर होता है ना। ये एम्पुला वाला स्ट्रक्चर से, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये एम्पुला है, ये फिम्बरी है। फिम्बरी ने इस एग को कैच किया और एम्पुला के अंदर उसको रख लिया, है ना। लगभग 24 घंटे से 36 घंटे तक ये यहीं पर रहता है। अब क्या होता है, ये जो कार्पस ल्यूटियम है ना, अब हम पढ़ते हैं ल्यूटियल स्टेज। थर्ड स्टेज हमारी कौन सी आती है? ल्यूटियल स्टेज। अब ल्यूटियल स्टेज में क्या होता है, ये कार्पस ल्यूटियम ही एक हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है कार्पस ल्यूटियम? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। तो ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम से, है ना। और ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। ये बड़ा काम का हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, है ना। ये बड़ा ऑनेस्टली अपना काम करता है, बड़ी ऑनेस्टली अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, बड़ा ईमानदार कह सकते हैं, बड़ा अच्छा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन को माना जाता है। क्यों? अभी समझ में आएगा। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये जाएगा डायरेक्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियल को थिक करने लगेगा। क्या करता है? ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम थी उसकी वॉल को क्या करने लगेगा? और थिक करने लगेगा। मीन्स यहाँ पर एक बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाने लगता है। बेड लाइक मतलब यहाँ पर बेड लाइक मतलब एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर बनाने लगता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम होता है? ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम के पास जाएगा, उसको मोटी करने लगेगा। और ये मोटी क्यों कर रहा है? बेड लाइक स्ट्रक्चर, बिस्तर जैसा स्ट्रक्चर क्यों बना रहा है? बिकॉज ऑफ यहाँ पर अभी जाइगोट का आना है ना। अभी यहाँ पे क्या आएगा? जाइगोट। अभी प्रोजेस्टेरोन को नहीं पता है कि जाइगोट बनना है या नहीं, लेकिन ये तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने लगता है, क्योंकि इसका काम ही है कि यदि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर जाइगोट को रखना है, और जाइगोट को जर्क ना लगे, है ना। जो अभी बेबी यहाँ पर आने वाला है उसको जर्क ना लगे, वो आराम से यहाँ सर्वाइव कर सके। तो अंदर की लेयर को सॉफ्ट कर रहा है और थिक कर रहा है ना। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है, ये करता है, दूसरा काम क्या करेगा कि यदि ये एक फर्टिलाइज हो जाए, है ना, तो जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। तो जब वो जाइगोट यहाँ आएगा तो 9 मंथ तक, 9th मंथ तक ये प्रोजेस्टेरोन उस जाइगोट को संभालने का काम करेगा। संभालने का काम करेगा मतलब कि वो जाइगोट 9th मंथ तक यहाँ बना रहे, मतलब यहाँ यूट्रस में अंदर वो बना रहे। ये पूरा का पूरा काम कौन देखता है? प्रोजेस्टेरोन देखता है। मतलब आप समझ सकते हो कि प्रोजेस्टेरोन फीमेल के लिए कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हो जाता है कि 9 मंथ तक, 9th मंथ तक अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। यदि 9 मंथ के पहले, ठीक है ना, यदि मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कम हो जाए या प्रोजेस्टेरोन अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे, तब क्या होगा? वो जाइगोट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसको सर्वाइव करने में कौन हेल्प कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या फंक्शन है? एंडोमेट्रियम को क्या करना? थिक करना। दूसरा, यदि फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फर्टिलाइज ओवम को, जाइगोट को 9th मंथ तक बनाए रखना। 9th मंथ तक ये उसको बनाए रखता है, उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है कुछ हद तक, ठीक है ना, उसको मेंटेन करके रखता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन।
प्रोजेस्टेरोन 9 मंथ प्लीज आप अभी प्लीज आप शांत रहिए। विक्रम शाह जी प्लीज शांत रहिए, लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा। अभी देखिए कितना अच्छी क्लास चल रही है, तो आप बिल्कुल शांत रहें, बीच में बिल्कुल कोई क्वेश्चन ना करे, बीच में बिल्कुल कोई क्वेश्चन ना करे प्लीज। तो कार्पस ल्यूटियम ने क्या निकाला, प्रोजेस्टेरोन निकाला। ये प्रोजेस्टेरोन यूट्रस के पास गया, उसकी एंडोमेट्रियम को थिक करा। साथ में दूसरा काम क्या करेगा, यदि फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, ये 9th मंथ तक संभालने का भी काम करेगा। किसको, फर्टिलाइज जाइगोट को। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरी की पूरी स्टेज कौन सी होती है, ल्यूटियल स्टेज। इस स्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, ल्यूटियल स्टेज। अब बचती है हमारी लास्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब देखिए क्या होता है, अभी हमने प्रोजेस्टेरोन के बारे में आप लोगों को बताया कि प्रोजेस्टेरोन काफी ऑनेस्टली अपना काम करता है, ईमानदारी के साथ 9th मंथ तक अपना काम करता है, बहुत अच्छा हार्मोन से। तो जो जितना अच्छा होता है वो उतना खराब भी होता है। ये चीज भी हम जानते हैं कि जो व्यक्ति जितना अच्छा है, यदि उसको गुस्सा आ जाए तो वो व्यक्ति उतना ही डिस्ट्रक्टिव नेचर का भी हो सकता है। तो ये जितना बनाने का काम करता है, अभी इसने यहाँ पर पेट बनाया, एंडोमेट्रियम को थिक किया, है ना, ये पूरा का पूरा काम किसने किया, प्रोजेस्टेरोन ने किया। तो उतना ही ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का भी होता है। अब डिस्ट्रक्टिव नेचर कहाँ पर दिखता है इसका, वो हम देख लें। अब मान लो फर्टिलाइज नहीं हुआ, एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ, ओवा जो है स्पर्म नहीं आया, है ना, फीमेल जो है वो अनमेरिड है या सेक्सुअल एक्ट नहीं हुआ, तो ये एग कहाँ आ जाएगा। अब ये जो एग है वो कहाँ आएगा, वो एग आएगा यूट्रस की वॉल में, ठीक है ना। यहाँ तो फर्टिलाइज हुआ नहीं, तो ये पुश होके कहाँ आ जाएगा, एग पुश होके एग आ जाएगा कहाँ पर, यूट्रस की वॉल के पास, ठीक है ना। अब ये यूट्रस की वॉल के पास आता है एग। अब प्रोजेस्टेरोन को समझ में आता है कि ये फर्टिलाइज तो हुआ ही नहीं, ठीक है ना, ये तो अकेला ही चली आ रही है, एग जो है अकेली चली आ रही है कहाँ पर, यूट्रस में, वो स्पर्म तो साथ में है ही नहीं। तो अब क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो जाता है। एक तरह से हम इसको समझने के हिसाब से बता रहे हैं, है ना, कि प्रोजेस्टेरोन को गुस्सा आने लगेगा। पहले इसने इतनी सारी तैयारी करी, अब प्रोजेस्टेरोन को लगता है कि मैंने इतनी सारी तैयारी यहाँ करके रखी है और एग यहाँ से अकेली चली आ रही है, स्पर्म को साथ ही नहीं ला रही। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो जाएगा। मींस कि इसने जो इतनी यहाँ तैयारी करके रखी थी बेबी को के लिए, कि जाइगोट के लिए, कि जाइगोट आएगा यहाँ से, ये जो है स्पर्म के साथ आएगा, लेकिन वो अकेला ही आ गया, ये स्पर्म तो आया ही नहीं। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन है, जो इसने इतनी तैयारी करी थी, इसको क्या करने लगेगा, इसको यहाँ से हटाने लग जाएगा, इसको यहाँ से डिस्ट्रक्ट करने लग जाएगा। क्यों डिस्ट्रक्ट करने लग गया, बिकॉज ऑफ ये अकेला था, एग अकेला था, इसके साथ स्पर्म नहीं था। तो यहाँ पर क्या करने लग जाएगा, ये इसकी वॉल जो उसने बनाई थी उसको हटाने लग जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए पेन आते हैं, है ना, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसीलिए फिर ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई भी बढ़ा दी थी किसने, ईस्ट्रोजन ने ब्लड सप्लाई बढ़ाई थी, प्रोजेस्टेरोन ने यहाँ पर थिकनेस बढ़ाई। तो यहाँ की जो ब्लड सप्लाई बढ़ी थी वो भी प्रोजेस्टेरोन क्या करने लगता है, डिस्ट्रक्टिव करने लगता है। मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और उसको क्या कर देगा, वो जो भी इसने यहाँ पे प्रिपरेशन करी थी वो पूरी की पूरी प्रिपरेशन को डिस्ट्रक्ट करके बाहर निकालने लग जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए फीमेल को मेंस्ट्रुअल जब मेंसेस आते हैं तो उनको पेन होता है, बिकॉज ऑफ अंदर की एंडोमेट्रियम जो होती है वो डिस्ट्रक्ट होने लगती है। ब्लीडिंग क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो इसकी ब्लीडिंग, जो ब्लड सप्लाई हुई थी वो ब्लड सप्लाई भी डिस्ट्रक्ट होने लगेगी, और जब ब्लड सप्लाई डिस्ट्रक्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है ब्लीडिंग भी होगी। तो ब्लीडिंग इसलिए होती है, और ये ओवा भी उसके साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस पूरे फेज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इस तरह से ये पूरी जो साइकिल होती है काम कर रही होती है ना, पूरी की पूरी साइकिल। एक बार फिर से सुनिए क्या हुआ था, स्टार्टिंग से एक बार फिर से बताते हैं। देखिए 4 फेज थे, कौन कौन से फेज थे, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल एंड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। फॉलिक्यूलर फेज में क्या हुआ, फॉलिक्यूलर फेज में एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच सिक्रीट हुआ। इस एफएसएच ने क्या काम किया था, किसी एक फॉलिकल को सिलेक्ट करने का काम किया।
तो 25,000 जो फॉलिकल्स पड़े थे, 50,000 जो फॉलिकल्स पड़े थे, उसमें से कोई एक फॉलिकल ही सिलेक्ट होता है। और इस सिलेक्शन का काम किसने किया? एफएसएच ने। बस इसका काम खत्म। जैसे ही ये फॉलिकल सिलेक्ट हो गया, ओवरी ने क्या निकाला? ईस्ट्रोजन निकाला। और ईस्ट्रोजन गया तो ईस्ट्रोजन ने क्या करा? एफएसएच के सिक्रीशंस को कम करा दिया। क्यों करा दिया? बिकॉज ऑफ इसका काम खत्म हो गया था, एक ही फॉलिकल्स को सिलेक्ट करना था, तो इसका काम खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर ये हुआ। दूसरा काम ईस्ट्रोजन ने क्या करा? ये यूट्रस के पास गया और यूट्रस के पास जाके एंडोमेट्रियम की ब्लड सप्लाई बढ़ा दी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर स्टेज। अब दूसरा स्टेज होता है हमारा ओव्यूलेशन स्टेज। अब जो फॉलिकल्स हमारा सिलेक्ट हो गया था, उस फॉलिकल्स के अंदर एग पड़ा हुआ है, उस एग को बाहर निकालना है। तो एग को बाहर निकालने का काम करा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ने। एंटीरियर पिट्यूटरी ने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स निकाला। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स उसी फॉलिकल्स के पास जाएगा जिस फॉलिकल्स को एफएसएच ने सिलेक्ट करा था, जिस फॉलिकल्स को एफएसएच ने सिलेक्ट करा था। वहां पर जाके ये क्या करेगा? उसके अंदर से एग को बाहर निकाल देगा। अब इसका काम भी खत्म, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का काम भी खत्म, जिसने एग को बाहर निकाल दिया। अब इस एग, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। जैसे ही एग बाहर आ गया तो उस स्टेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब क्या हुआ? एग को फिम्बरी ने क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया और कहां पर भेज दिया? एम्प्यूला के पास भेज दिया। अब क्या होगा? जब इसमें से एग बाहर निकल जाता है फॉलिकल्स में से, तो हम उसे क्या बोलने लगते हैं? कार्पस ल्यूटियम बोलने लगते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम भी एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन जाएगा यूट्रस की एंडोमेट्रियम के पास, वहां पर जाके थिकनेस बढ़ाने लग जाएगा, वहां पर एक सॉफ्टनेस बढ़ाने लग जाएगा, एक बेड तैयार करने लगेगा। बेड मतलब बिस्तर, एक बेड तैयार करने लगता है ना, जाइगोट के लिए। क्योंकि इसको अभी नहीं पता कि जाइगोट बनना है कि नहीं, लेकिन ये तो अपना काम कर रहा है। दूसरा काम क्या करता है? यदि फर्टिलाइज हो गया तो क्या करेगा? वो जाइगोट को संभाल के भी रखेगा। जाइगोट की 9th मंथ तक केयर करने का काम भी कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना। अब यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता तो ठीक है, जाइगोट यहाँ बन जाएगा। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और एक अकेला जब यहाँ आएगा यूट्रस के पास, तब इस प्रोजेस्टेरोन को गुस्सा आने लग जाएगा। ये लिख के नहीं आना, समझाने के लिए बता। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव नेचर का हो जाता है कि मैंने जो इतनी तैयारी यहाँ करके रखी थी और यहाँ पर एक अकेला चला आ रहा है बिना स्पर्म के। तो जो भी इसने तैयारी यहाँ की थी, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ाई थी, ब्लड सप्लाई भी बढ़ी थी, वो सभी के सभी प्रिपरेशन जो कि प्रोजेस्टेरोन ने कर रखी थी, उस प्रिपरेशन को क्या करने लगता है? वो डिस्ट्रक्ट करने लगता है, हटाने लग जाता है। क्यों हटा रहा है? क्योंकि स्पर्म तो है ही नहीं ना, ये तो अकेले ही है। ठीक है ना। तो जब यहाँ से डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लड सप्लाई यहाँ की जब डिस्ट्रक्ट होगी, तब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के रूप में वो हमें फीमेल के अंदर दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। तो इस पूरे साइक्लिक मैनर को हम क्या बोलते हैं? मेंसेस या फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगले मंथ फिर वही होना है ना। 28 दिन के बाद ये पूरा का पूरा 28 दिन का साइकिल चलता है। 28 दिन के बाद क्या होगा? फिर से फॉलिकुलर स्टेज आएगी। फिर से मतलब क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर से अगले मंथ एक एफएसएच निकलेगा। अब क्या करेगा? एक तो सिलेक्ट हो गया था, है ना। अब जितने बचे होंगे रिमेनिंग, है ना, तो उस रिमेनिंग फॉलिकल्स में से फिर एक फॉलिकल्स को सिलेक्ट करेगा। फिर वही पूरी प्रोसेस होगी। अगले मंथ फिर एक फॉलिकल सिलेक्ट होगा। ठीक है ना। तो ये जो है प्रोसेस हर महीने चलती रहती है। इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कुछ भी हम बोल सकते हैं, या फिर मेंसेस, है ना। हिंदी में इसको कहा जाता है माहवारी। ठीक है ना, मासिक धर्म, ठीक, हिंदी में। तो समझ में आया? यस सर, थैंक यू सर। ये हो गया हमारा। अब इतने पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। एक क्वेश्चन था। हाँ, एक एक करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। चारों ये जो चारों फेज है, इनमें अलग अलग डे होता होगा ना? एक एक करके पूछिए प्लीज। हाँ विक्रम शाह जी बताइए। ये जो चारों फेज हो रहे हैं, इनके कितने कितने डेज के होते हैं? 28 दिन टोटल करके। हाँ, एक फेज होते हैं, एक एक फेज होते हैं। देखिए सबसे पहले एक्चुअली क्या होगा, तो पहला फेज होगा फॉलिकुलर फेज।
है ना। फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज के बाद स्टार्ट हो जाएगा ओव्यूलेशन। तो फॉलिकुलर फेज जो है, मान लो किसी फीमेल का मेंसेस आना है 28 को, 28 तारीख को आना है मेंसेस, है ना। तो 1 तारीख को कौन सी स्टेज शुरू हो जाएगी, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, मतलब 1 से 5 दिन तक जो फेज चलेगा वो फॉलिकुलर फेज चलेगा 1 से 5 दिन तक, ठीक है ना। उसके बाद फॉलिकल सिलेक्ट हो जाता है 5 दिन में। 14वें दिन में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। हमेशा याद रखना 14th डे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है 14। 15th डे से कौन सा शुरू हो जाएगा, ल्यूटियल फेज शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। 15th डे से लेकर कहां तक, 28 को आना है, ठीक है ना। तो 15th डे से लेकर 27 तक, 15 तारीख से लेकर 27 तारीख तक उसका कौन सा ल्यूटियल फेज चलेगा। और 28 तारीख को उसके मेंसेस आ जाएंगे यदि क्या नहीं हुआ है, यदि कोइटस नहीं हुआ, सेक्सुअल एक्ट नहीं हुआ। तो पहले चलता है फॉलिकुलर फेज, लगभग 5 दिन का रहता है। जो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। 14वें दिन याद रखना है 14th डे होता है ओव्यूलेशन हमेशा, इसका फिक्स है ना। 14 जो डे रहेगा, बुधवार दिन जो रहेगा तभी ओव्यूलेशन होगा। देन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। बात समझ में आई? चलिए और कोई क्वेश्चन? सर ये क्वेश्चन था कि ये ओव्यूलेशन जिस दिन होता है उस दिन सबसे ज्यादा फीमेल में इंटरकोर्स की इच्छा तीव्र क्यों होती है, उसी दिन सबसे ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? सभी 14वें दिन जो ओव्यूलेशन होता है उसी दिन फीमेल में इंटरकोर्स के मिलन की तीव्र इच्छा सबसे ज्यादा क्यों होती है? वेरी गुड। ओव्यूलेशन के जब ओव्यूलेशन होता है तो एक बात और याद बता रहे हैं हम कि उस समय फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो है डिजायर रहेगी, ठीक है ना। तो वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ ओव्यूलेशन को करवाया है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ने, और इसके लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन्स है वो सेक्सुअल डिजायर में इसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है ना। एक तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, दूसरा और कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन्स जो होते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन है और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग, ठीक। तो एक्चुअली क्या होता है, जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उस समय कुछ मात्रा में ऑक्सीटोसिन का भी रिलीज जहां देखने को मिलता है ना। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, ऑक्सीटोसिन को भी रिलीज कर देती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीटोसिन भी ओव्यूलेशन में हेल्प करता है कुछ हद तक, ज्यादा नहीं करता। मेन हार्मोन्स तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ही है जो कि ओव्यूलेशन कराएगा, लेकिन ऑक्सीटोसिन भी क्या करेगा, ये मूवमेंट्स को बढ़ा देता है, यूट्रस के मूवमेंट्स को, ओवरी के मूवमेंट्स को बढ़ाने का काम करता है ताकि यहाँ से ओवा इजीली बाहर आ सके। और यही कारण है कि ओव्यूलेशन के समय फीमेल को सेक्सुअल जो है इंटरकोर्स करने की जो है डिजायर रहती है, ठीक है। बात समझ में आई? सर जो स्पर्म मतलब आता है और ओवरी से मिलता है तो ये आपका ओव्यूलेशन वाले डे में मिलता है ना? क्या जैसे मतलब जो स्पर्म होता है मतलब सेक्सुअल मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर होता है इंटरकोर्स होता है, आपका कहने का मतलब ये जो 5 से 14 दिन के बीच में होता है ना? बिल्कुल शाह जी, देखिए एक्चुअली होता क्या है, देखिए ओव्यूलेशन 14th डे हो गया, अब जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है ना, तो ल्यूटियल फेज जब स्टार्ट होगा ना, तो ल्यूटियल फेज मतलब 15 से लेके, ठीक है ना, 15, 16, 17, 18, लगभग 4 से 5 दिन यदि स्पर्म आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वेट कर रहा है, ओव्यूलेशन हो गया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेट किया जा रहा है ना, वेट हो रहा है, किसका, स्पर्म का वेट हो रहा है। और इसी सर ये तो स्पर्म का साथ ये जो ओवा निकला है वो तो 7 दिन वेट करता है ना सर, 7 दिन जिंदा रहता है, 7 दिन वेट करता है। 3 दिन ज्यादा से ज्यादा माना जाता है, 7 दिन नहीं है, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। 3 दिन के बाद क्या होगा, वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं, फर्टिलाइजेशन हमेशा एप्रिल में ही सही होगा, ठीक है ना। 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। चलिए समझ में आया? हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ वैष्णवी जी बताएं। हेलो, आपने बोला कि एफएसएच एक फॉलिकल्स सिलेक्ट करता है, बट जब ट्विंस बेबी की कंडीशन होती है तब क्या होता है? देख लीजिए, वो भी वेरी गुड, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा आपने वैष्णवी जी। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि एफएसएच एक ही फॉलिकल्स को सिलेक्ट करता है, कभी कभी क्या होते हैं 2 फॉलिकल सिलेक्ट हो जाते हैं,
एक इस ओवरी से हो गया, एक इस ओवरी से हो गया, दोनों ओवरी से हो जाते हैं, है ना। एफएसएच ने यहाँ भी एक्शन कर दिया, एफएसएच ने यहाँ भी एक्शन कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है, वैसे तो एक ही होता है जनरली, लेकिन कभी कभी दो फॉलिकल सिलेक्ट हो जाते हैं। अब दो फॉलिकल सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो दोनों ही कहाँ आ जाते हैं, इवेंट में आ जाते हैं, आगे की प्रोसेस में आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं हेटेरोजाइगोटिक। एक्चुअली ट्विंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस और एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो इस तरह के ट्विंस को, क्योंकि एक मतलब दो ओवा से, तो उसको दो क्या करेंगे, दो स्पर्म फ्यूज कर देंगे, स्पर्म तो कई सारे रहते हैं, तो दो है, दो ट्विंस हो जाएंगे, मतलब ट्विंस हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, क्या होता है कि एक ही ओवा था, एक ही ओवा सिलेक्ट हुआ था, एक ही स्पर्म ने आके उसको फ्यूज कर दिया, तो वो जब यहाँ इम्प्लांट होता है, कहाँ पर, यहाँ पर आके इम्प्लांट होता है, तो इम्प्लांटेशन के दौरान ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना, जाइगोट। जी सर। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों पार्ट जो है क्या करने लग जाएंगे, ग्रोथ करने लग जाएंगे। इसे हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और वो था हेटेरोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है ना। उसमें दो सिलेक्ट होते हैं सर। ओवरी एक्चुअली टोटल कितने हार्मोन निकलते हैं सर? फर्टिलाइजेशन में पढ़ाएंगे वो, हम फर्टिलाइजेशन जब पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ा देंगे। जाइगोट एम्पुला में कितने दिन रहता है? चलिए समझ में आया सभी को। हेलो सर, एम्पुला में जाइगोट कितने देर तक रहता है? ओवरी कितने हार्मोन निकलते हैं सर प्लीज? सर ने बोला 3 दिन बोला सर ने, 3 दिन, 2 से 3 दिन तक। सर कभी वो कौन सी है सर, उसका कितना के बाद शुक्राणु कितने दिन रहता है यूट्रस में? वो फर्टिलाइजेशन में पढ़ाएंगे। शुक्राणु जो, यदि हम लाइफ स्पेन देखें तो स्पर्म भी 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। मान लो कि 5 दिन पहले इंटरकोर्स हुआ था, सुन लीजिए, 5 दिन पहले इंटरकोर्स मान लो हुआ था, तो वो स्पर्म यहाँ आ गया, तो हो सकता है 5 दिन तक वो जीवित रहे, यहाँ वहाँ घूमता रहता है स्पर्म। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 दिन तक की लाइफ रह सकती है। वैसे तो 3 दिन माना जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोई पावरफुल स्पर्म रहता है, कोई ज्यादा मेच्योर है ना स्पर्म रहता है, तो 5 दिन तक भी जीवित रह जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के कारण। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है ना। हेलो, आपने बोला कि हेलो, सफिशिएंट है आज के लिए सर? अरे एक एक करके क्वेश्चन पूछिए भाई, एक एक करके पूछिए। सर जैसे अर्ली प्रेगनेंसी होता है कि फैलोपियन ट्यूब में ही बेबी है, तो वो किस कारण से हो जाता है? अरे वो फर्टिलाइजेशन में पढ़ाएंगे ना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं उसे, हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि फर्टिलाइज यहीं हो गया और यहीं पे डेवलप होने लगता है, वो यहाँ नहीं आ पाता। इस तरह की प्रेगनेंसी को कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फॉल्स प्रेगनेंसी, है ना। जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं फॉल्स प्रेगनेंसी। स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर मेरा क्वेश्चन ही रह गया ना फिर। जल्दी पूछ लीजिए आप, पूछिए। हाँ इरफान खान जी पूछिए। हाँ सर, प्रोजेस्टेरोन की जो टेबलेट चलती है वो लेडीज को तो सामने आ गए। प्रोजेस्टेरोन की जो टेबलेट नहीं, इंजेक्शन जो दिए जाते हैं वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए दी जाते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का भी काम कर रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन डिस्ट्रक्ट करने का भी काम कर रहा है। दोनों काम कौन कर रहा है? हमारा प्रोजेस्टेरोन। जो फर्टिलाइजेशन में आपको समझ में आ जाएगा, वो जब अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो वहां समझ में आएगा। चलो सर, एफिशिएंट है आप? जी सर, थैंक यू। इसमें 60 तो आए मेरा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अगर आएगी तो नहीं दिया। मेडिसिन लेते हुए भी अगर रिपीट हुआ जब खत्म हो रहा है वैसे ही बताएंगे।
हेलो